इंटरनेशनल लॉ को हम अच्छे से देखते हैं अब इसके अंदर कि जो इसका ये 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड मैरीटाइम्स लॉ इसका सबसे पहले फंडामेंटल है, जिसमें स्टेट कॉन्सेप्ट है, स्टेट टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूएंट एक्विजिशन एंड लॉस के बारे में कि स्टेट बनती कैसी है, उसकी टेरिटरी क्या होगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, और उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसकी जो किसको स्टेट बोला जाएगा किसको नहीं, बाद में उसका एक्विजिशन किस तरह से स्टेट बनते हैं, और उसका स्टेट की टेरिटरी लॉस कैसे होती है या उसकी टेरिटरी बढ़ती कैसे है। स्टेट जुरिस्डिक्शन के बारे में और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि स्टेट की क्या क्या उसके जो पावर्स होंगे, उसके अधिकार, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी दूसरे स्टेट। स्टेट मतलब इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे कि एक दूसरे स्टेट के प्रति या दूसरे कंट्री के लोगों के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये इस सिलेबस में दिया हुआ है। मैरीटाइम जोन्स जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 आपके सिलेबस में है, उसके में आपका टेरिटोरियल टीसी का आपका कॉन्सेप्ट है। उसमें दो इंपॉर्टेंट केस है, एंग्लो नॉर्वियन फिशर केस और कर्फ्यू चैनल केस। कॉन्टिजेंस जोन, कॉन्टिनेंशियल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज, ये जो टेरिटरी होती है जैसे स्पेस में टेरिटरी होती है कि कितना ऊपर क्या क्या है करके, उसी तरह से पानी के अंदर, सी के अंदर जो है कॉन्टिजियस जोन होता है एक टेरिटरी के, उसकी जो आपकी सीमा होती है जहाँ से आपका सी चालू होता है। कॉन्टिनेंशियल शेल्फ होता है और जो उसकी जो बेसमेंट है वहाँ पे सी के। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्योंकि नीचे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह है, तो उस पर किसका राइट्स रहेगा। और हाई सी मीन्स एकदम सी में आगे ओशन की तरफ जहाँ पे सबका राइट्स होता है, तो वो आपके सिलेबस में है। मैरीटाइम जोन अंडर इन अनक्लोज 1982, ये है, ये सेकंड है। थर्ड आपका मैरीटाइम बाउंड्री है डेवलपमेंट, जैसे नॉर्थ सी कॉन्टिनेंशियल शेल्फ केस है आपका 1969 का। लिबिया वर्सेस टूसिनिया कॉन्टिनेंशियल शेल्फ केस है 1982 का। रिपब्लिक ऑफ इटली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में, जो इटली के दो मरीन्स ने अपने एक मछुआरे को मार दिया था केरला के, उसके ऊपर जो केस था और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में आपको है। फिर बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम बाउंड्री आर्बिट्रेशन केस 2014, ये आपके सिलेबस में है, ये हम देखेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी। मॉडर्न सीबर्ड गवर्नेंस, द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल सीबेड एरिया। इंटरनेशनल सीबेड माइनिंग, पैरेलल सिस्टम ऑफ माइनिंग, जो माइनिंग है जो वाटर के अंदर, उसका किसके राइट्स होगा, किस कंट्री का राइट्स होगा, उसके बारे में ये आपका मॉड्यूल 2 आपका जो है सिलेबस में। तो इसका स्टेट टेरिटरी सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट एक्विजिशन और लॉस। जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट टेरिटरी है वहाँ पे एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक क्लियरली मार्क्ड जियोग्राफिकल एरिया अंडर द स्टेट्स कंट्रोल, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, ए स्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, और उसके बाद एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक फंक्शनिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द टेरिटरी एंड द पीपल। इंटरनेशनल रिकग्निशन, एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड रिकॉग्नाइज बाय अदर स्टेट। एक्विजिशन ऑफ द स्टेट कैसे होगा, ऑक्यूपेशन के द्वारा, जैसे एक्वायरिंग सोवेरेंटी ऑफ एक्विजिशन एंड स्टेट टेरिटरी। सबसे पहले occupation means acquiring sovereignty over unclaimed land, terra nullius, by occupying and controlling it. Discovering and control of island in the Pacific Ocean, इसका example. Prescription के through, जैसे long term peaceful possession of a territory originally claimed by another state. स्लोली तेरा बैकग्राउंड में आ रहा है वॉइस। जैसे secession के थ्रू, जैसे वॉलंटरी द पीसफुल पोजेशन ऑफ द टेरिटरी ओरिजिनली प्रिस्क्राइब बाय, उसी तरह से secession की वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट थ्रू ट्रीटीज। इसके द्वारा भी जो है कि ये कोई भी स्टेट की जो टेरिटरी है वो एक्वायर की जा सकती है। एक्रिएशन, जैसे नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी थ्रू जोग्राफिकल प्रोसेस लाइक रिवर डेल्टा वगैरह, अगर जो रिवर के जैसे वॉल्केनो की वजह से ऑटोमेटिकली जो बाउंड्रीज एक्सपैंड हो जाती है तो भी उसको माना जाता है। कॉन्क्वेस्ट, हिस्टोरिकल एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी थ्रू वार और पीस, जैसे अभी रशिया कर रही है कि अपने जो एक्सपेंशन वार के थ्रू, तो ये सब चीजें है बाय विद एक्विजिशन ऑफ द स्टेट टेरिटरी होती है, लेकिन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ कंट्रीज इसको मानती है, कुछ कंट्रीज इसको नहीं मानती है। आइए देखते हैं लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी कैसे होता है। जैसे सिसेशन हो गया उसका, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ लैंड थ्रू एग्रीमेंट। इंडिया गिव अप बेरीबरी द बांग्लादेश की जो टेरिटरी आफ्टर द ट्रीटी,
कि बांग्लादेश को हमने एक गांव दे दिया था बेरी, ये आफ्टर वन ट्रीटी। उसके बाद अबेंडनमेंट जैसे डिलिक्शन होता है, स्टेट इंटेंशनली रिक्लूइंस कंट्रोल ओवर टेरिटरी। सबमर्जेंस जैसे कुछ लैंड अगर सबमर्ज हो जाए नेचुरल डिसास्टर की वजह से, राइजिंग सी लेवल की वजह से, तो भी जो स्टेट है कंट्री की टेरिटरी लॉस हो सकती है और उसको लॉस माना जाता है। उसी तरह से प्रिस्क्रिप्शन लॉस ऑफ टेरिटरी बिकॉज ऑफ अनदर स्टेट हैज अ लॉन्ग टर्म पीसफुल पोजीशन ऑन इट, या तो सीजेशन की वजह से रीजन ब्रेक्स अवे फॉर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, जैसे साउथ सूडान सक्सेशन फ्रॉम सूडान इन 2011, तो इसको एक अलग कंट्री मान लिया गया था। दिस वाज द लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी। रेवोल्यूशन के थ्रू ये तो दिस की पॉइंट जो इसके है वो आपको याद रखने की, स्टेट की सोवरेनिटी, स्टेट हैज अ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स टेरिटरी। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रेशन है उसका, रिस्पेक्ट फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज टू मेंटेन एबिलिटी। और उसके बाद प्रोहिबिशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो पीपल हैज द राइट टू मेंटेन उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स टू एक्वायर टेरिटरी इज इलीगल अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इंटरनेशनल लॉस रूल्स गवर्न्स एक्विजिशन लॉस एंड डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरी। तो इसमें टू इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एक तो आइलैंड ऑफ प्लाज्मा केस, वेस्टर्न सहारा केस। जो आइलैंड ऑफ प्लाज्मा केस है ये प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल पोजीशन ओवर डिस्कवरी इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स उसकी बात करता है। वेस्टर्न सहारा केस जो है हाईलाइट द रोल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन टेरिटोरियल क्लेम्स। आइए देखते हैं इसी में स्टेट जुरिस्डिक्शन क्या क्या होते हैं। तो एक पहला होता है कि जो state jurisdiction refers to the authority of a state to make, apply, enforce its law. It determines the extent of the state power over individual property and event within the outside of its boundary. इसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जैसे स्टेट हैज द जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल पर्सन्स प्रॉपर्ली एंड इवेंट विद इन इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूड लैंड, एयर स्पेस एंड इंटरनल वाटर्स। इसमें जो इंडिया एनफोर्स करता है ट्रैफिक लॉस विद इन इट्स बॉर्डर्स, मॉनिटर्स फिशिंग एक्टिविटीज इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें एक लोटस केस है जो आपके सिलेबस में है। इसका ये था कि कोलिजन ऑकर्ड इन द हाई सी, हाई सी मींस ओशन के अंदर, और वहां पे फ्रेंच एंड टर्की शिप थे, तो टर्की प्रोसिक्यूटेड द फ्रेंच ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिजन। इसमें जो उस समय प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था पहले, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के पहले, तो उसमें अपहेल्ड किया टर्की का क्लेम और उसको बताया कि रिकग्निशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाज द इफेक्ट ऑफ एन एक्ट ऑकर्ड विद इन द स्टेट्स टेरिटरी। और जहां पे अगर उनका झंडा था, क्योंकि टर्की का उस शिप के ऊपर उस समय, तो जिस ऑफिशियल जिसका झंडा था उसको वो उस समय माना जाएगा, इसलिए जो कोलिशन था उसको इसके टेरिटरी के थ्रू वो माना जाएगा। इंडियन केस जो है एलिशबेन हार्वन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग 1993 का केस है। ए फॉरेन शिप वो कॉस्ट डैमेज टू गुड्स ऑफ इंडिया टेरिटोरियल वाटर। इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में, इंडिया की सीमा में एक फॉरेन शिप ने गुड्स को डैमेज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया asserted द jurisdiction कि हमारा ये टेरिटोरियल jurisdiction है बोल के, और emphasize दैट द कोर्ट्स could exercise jurisdiction over foreign vessels causing harm within the Indian territory. नेशनल जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट हैज द अथॉरिटी ओवर इट्स नेशनल्स इवन व्हेन दे आर आउटसाइड इट्स टेरिटरी। इसका एग्जांपल था इंडिया प्रोसिक्यूटेड एन इंडियन सिटीजन अब्रॉड फॉर कमिटिंग ऑफेंस लाइक टैक्स फ्रॉड और ए टेररिस्ट एक्ट। अगर कोई अब्रॉड जाता है, जो इंडियन नेशनल जुरिस्डिक्शन मींस कोई भी इंडिया का नेशनल है, तो उसको अगर वो फॉरेन में भी है तो इंडिया का उसको राइट्स है उसको प्रोसिक्यूट करना। इसमें जो एक केस है, एक नोतम्बम केस 1955 कि जो नेशनल जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल लॉ में जो इम्पोर्टेंट रोल और प्ले करता है, कि जर्मन सिटीजन था जिसने एक लिचनटन नेशनलिटी एक्वायर की, बट मेंटेन्स टाइज विद गोटियामाला जो कि जर्मनी का एक प्लेस था, उसमें वेरियस प्रॉपर्टी वाज कॉन्फिस्केटेड, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर लिया गया था। तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल दैट द जेन्युइन कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट इज नेसेसरी फॉर द इफेक्ट ऑफ नेशनल जुरिस्डिक्शन, कि इसके अंदर इसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था। अब्दुल करीम के तेलगी का स्टैम्प पेपर का केस है। ये एक स्टैम्प पेपर फ्रॉड बहुत बड़ा स्कैम था, जिसमें उन्होंने वो क्या करते थे कि फॉल्स ये पेपर जो है स्टैम्प पेपर का, वो फॉरेन में अब्रॉड में उन्होंने बेचा था। इंडिया में तो बेचा भी था, तो इंडिया के बाहर भी बेचा था, तो इफेक्टेड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें जो कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफ तेलगी अंडर द नेशनलिटी जुरिस्डिक्शन अंडर द इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो जो बाहर जो क्राइम किया उसको भी प्रोसिक्यूट करना था, फॉर हिज एक्ट इम्पैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, ही इज वेरी मच अंडर द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। देन प्रोटेक्टिव जुरिस्डिक्शन, उसमें जो होता है कि स्टेट में क्लेम जुरिस्डिक्शन ओवर एक्शंस आउटसाइड इट्स टेरिटरी इफ दोस एक्शन थ्रेटन इट्स सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और वाइटल इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल है कि इंडिया प्रोसिक्यूटेड इंडिविजुअल फंडिंग टेररिज्म टुगेदर द इंडियन स्टेट। अगर कोई बाहर से फंड कर रहा है टेररिज्म को इंडिया में, तो इंडिया उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। इसमें एक केस देखते हैं हम, जो इंटरनेशनल केस है
ये ईचमैन केस 1961 का, यहाँ एडोल्फ ईचमैन एक नाजी ऑफिसर था, वाज कैप्चर्ड इन अर्जेंटीना एंड प्रोसिक्यूटेड इन इजराइल। इसको कैप्चर कहाँ किया? इजराइल में। उसको प्रोसिक्यूट कहाँ किया? इजराइल में, वो क्राइम अगेंस्ट जीविश पीपल। तो इसमें इजरायली कोर्ट जस्टिफाइड दैट इट हैज जुरिसडिक्शन ऑन प्रोटेक्टिव एंड यूनिवर्सल ग्राउंड्स ड्यू टू द नेचर ऑफ द क्राइम। तो ये प्रोटेक्टिव जुरिसडिक्शन, अगर किसी ने दूसरी जगह क्राइम किया है या दूसरी जगह पकड़ा जाता है तो उस कंट्री का जुरिसडिक्शन ही नहीं, जिस कंट्री के खिलाफ उन्होंने जो क्राइम किया है वो भी लगेगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो ताज हमला था कि उसके अंदर बहुत सारे यूएसए के लोग भी मरे थे, तो इंडिया ने उसको ट्राई किया ही था, बस यूएसए में भी उनका टेरिटोरियल इंटरनेशनल जो प्रोटेक्टिव जुरिसडिक्शन है उसके तहत उनके ऊपर केस वहां भी चला था। तो इंडिया केस जो कसाब का ट्रायल है 26/11 का मुंबई अटैक का, इसमें पाकिस्तानी नेशनल वाज प्रोसिक्यूटेड एंड द पीपल देयर वेर बुक्ड for the role in 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। इंडिया एक्सरसाइज प्रोटेक्टिव जुरिसडिक्शन इसके अंदर लगाया गया ऑफ इट्स एक्ट थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, कि इसमें से कोई भी आप डिक्लेरेशन जो है 2-3 आपको आ सकता है। अगर आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इंटरनेशनल की बात किया, इसमें से आपको जो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से या फुल लेंथ के हिसाब से आपको लिखना होता है। एनी स्टेट में प्रोसिक्यूट सर्टेन क्राइम सच एज जीनोसाइड, पायरेसी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग irrespective of where they occurred or the nationality of the offender of the victim. Any country prosecuting pirates captured in international waters. The arrest of warrant case इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे बेल्जियम इशूड अरेस्ट वारंट फॉर Congolese minister under the universal jurisdiction for alleged war crimes. It was held that the International Court of Justice recognized universal jurisdiction like genocide जैसे mass murder है, but highlighted issues with diplomatic immunity. इसमें एग्जाम्पल है सोमालिया पायरेसी का केस है 2011 में, कि सोमाली के जो पायरेट्स होते हैं, पायरेट्स मीन्स समुद्री डाकू, hijacked Indian ships taking Indian national hostage. Indian courts exercised universal jurisdiction to prosecute the pirates for the crimes committed in international water. So this is the universal jurisdiction under international law. पैसिव पर्सनालिटी जुरिसडिक्शन एक होता है कि स्टेट में क्लेम जुरिसडिक्शन ओवर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट इंडिया इट्स नेशनल्स अब्रॉड, ऑल्दो कंट्रोवर्शियल इट इज इंक्रीजिंग एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल लॉ। जैसे कर्फ्यू दे केस है लॉकरबिक केस 1922 का, अ बॉम्बिंग पैन एम फ्लाइट 103 किल्ड सिटीजन्स एंड मल्टीपल नेशंस इंक्लूडिंग द यूएस, leading to US jurisdiction over the suspect. The principle of passive personality supported the US claim to prosecute the accused. Mohammed Samir versus State of Rajasthan 1994 का, an Indian national was murdered abroad and case involved into asserting jurisdiction to prosecute the accused he apprehended. So this was all about the jurisdiction. उसके बाद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। स्टेट रिस्पॉन्सिबल इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ दैट गवर्न्स when how the state is held accountable for breach its legal obligation. Here's detailed breakdown with example and ceases is there. The responsibility state की क्या होगी? Breach of legal obligations responsibility arises when the state violates its international obligation, international duty अगर वो violate करता है, either through unlawful use of force or omission failing to protect foreign diplomats. तो ये जो है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंट्री की दूसरे कंट्री के प्रति या दूसरे कंट्री के लोगों के प्रति, अगर वो वायलेट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और अगर वायलेट करता है उस पर सैंक्शन क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना होता है। सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन जैसे है ट्रीटीज, वायलेशन ऑफ अन एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट, तो इसके अंदर भी जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जैसे वायलेटिंग द प्रोसीजर प्रोहिबिटिंग ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर को उन्होंने प्रोहिबिट की कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में, तो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मानी जाएगी, उस पर सैंक्शन लगाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन फॉलिंग टू इम्प्लीमेंट सैंक्शन, तो भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। हमने अभी तक देखा कि स्टेट जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, उसकी टेरिटरी बढ़ती कैसी है या टेरिटरी लॉस कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टेट की कंट्री की जुरिसडिक्शन है वो कितने टाइप की है, और उसके बाद हम देख रहे हैं अभी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके जो की एलिमेंट्स है वो एट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ओनली अराइज इफ द रॉन्गफुल एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द स्टेट। स्टेट ऑर्गन इसमें है एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, पुलिस, मिलिट्री, जुडिशरी आर एट्रीब्यूटेड टू द स्टेट इवन इफ दे एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर्स। इसमें ये ह्यूमनास क्लेम यूएस वर्सेस मेक्सिको का केस है। मेक्सिको वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सोल्जर किलिंग अ यूएस सिटीजन डिस्पाइट द सोल्जर्स डिसोबीडियंस ऑर्डर। नॉन स्टेट एक्टर्स controlled by the state, जैसे कि state are responsible if they direct control individuals or groups committing wrongful acts। निकारागुआ का केस है इसके अंदर, इसमें क्या हुआ था कि द यूएस
was held responsible for funding and directing the Contras in निकारागुआ केस कि इसमें यूएस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि उन्होंने जो निकारागुआ में जो फंडिंग की है उसके बारे में, तो नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए कंट्रोल बाय द स्टेट. And acts of adopted by the state, actions of private individuals may be attributed to the state if later adopted or endorsed. A government approving actions by armed military actions to the neighbor held will be held responsible under this state responsibility. और ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन है, जैसे हमने अभी अभी देखा है कि अट्रीब्यूशन मीन्स उनको जो सपोर्ट करता है कि एलिमेंट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाएगा. उसी तरह से ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस, जैसे ट्रीटी अगर कोई वायलेट करता है तो स्टेट फॉलोइंग extradited fugitive as required by a bilateral treaty. Violation customary law, attacking an embassy breaches the rule of diplomatic inability. अगर ट्रीटी नहीं है तो भी यहाँ पे ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन माना जाएगा, स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. उसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सिसेशन है कि द स्टेट मस्ट स्टॉप द रॉन्गफुल एक्ट इमीडिएटली. और उसी तरह से इफ स्टेट इज इलीगली ऑक्युपाइंग टेरिटरी इट मस्ट विथड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम दैट टेरिटरी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट स्टेट.